हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो है टिश्यू, जिसको हम उत्तक कहते हैं। ये क्लास 9 से संबंधित है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसके पहले वाला क्लास में हम पढ़ा दिए थे, जो सेल के बारे में दिया गया था, लेकिन आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो टिश्यू क्या है उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टिश्यू आखिर है क्या। कलेक्शन ऑफ सेल, अगर बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं जिसका ओरिजिन एक हो, मतलब उत्पत्ति इसका एक ही हो और इसका कार्य भी अगर समान हो, तो उसे हम उत्तक कहते हैं, है ना। हिंदी में अगर कहें तो कोशिकाओं का समूह जिसका उत्पत्ति स्थान एक हो और जिसका कार्य भी एक समान हो, उसे हम उत्तक कहते हैं। ठीक है। अब ये उत्तक जो होते हैं वो एनिमल सेल के अंदर भी, एनिमल के अंदर भी होते हैं और प्लांट्स के अंदर भी होता है। कहने का मतलब जंतुओं के शरीर के अंदर भी उत्तक होते हैं और पौधे के शरीर के अंदर भी उत्तक होते हैं। तो कोशिकाओं का समूह जो होते हैं वो दोनों में होते हैं। इसलिए अगर एनिमल के अंदर है तो उसको एनिमल टिश्यू कहेंगे और प्लांट के अंदर कोशिकाओं का समूह जो होता है उसको हम प्लांट टिश्यू कहते हैं। इसलिए टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। प्लांट टिश्यू, सेल नहीं टिश्यू, और दूसरा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्लियर। एनिमल टिश्यू इसको कहते हैं वनस्पति उत्तक, क्लियर। इसको कहते हैं जंतु उत्तक, जंतु उत्तक। अब ये जो वनस्पति उत्तक है और जंतु उत्तक है, ये दोनों में आखिर क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए उत्तक का निर्माण कैसे होता है। जैसे एक यूनिसेलुलर एनिमल्स है या यूनिसेलुलर प्लांट्स है, तो उसमें उत्तक की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके एक ही सेल के अंदर सारा फंक्शन होते हैं, चाहे ट्रांसलोकेशन का हो या डाइजेशन का हो, एब्जॉर्प्शन का हो, डिफ्यूजन का हो या ऑस्मोसिस का हो, वो सारा प्रक्रिया इसके अंदर हो जाता है। एक्सक्रेशन का हो, है ना, ये सारा प्रक्रिया एक ही सेल में होता है। इसलिए उसको टिश्यू की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं या मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय जो जंतु होते हैं या बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, उसके अंदर टिश्यू अवश्य होते हैं। क्योंकि टिश्यू जो होता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि सेल्स के कलेक्शन अगर होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो बनते हैं टिश्यू। टिश्यू बहुत सारे मिलते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनते हैं, टिश्यू सिस्टम। फिर बनते हैं ऑर्गन, फिर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनते हैं एक ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ये चीज ध्यान से देखिए, सेल तो सबसे छोटी इकाई है। अब ये बहुत सारा अगर मिलेगा तो टिश्यू बनेगा। कलेक्शन ऑफ सेल, बहुत सारे अगर सेल का कलेक्शन हुआ तो ये बन जाएगा टिश्यू, और टिश्यू का कलेक्शन होगा तो टिश्यू सिस्टम बनाएंगे, और टिश्यू सिस्टम का कनेक्शन अगर हुआ तो ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, तब जाके ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इस तरह से अगर हम नाखून हो या फिर चमड़ा का छोटा सा हिस्सा लेंगे तो वहां पे हमको टिश्यू ही दिखाई देगा, जैसा कि हम जानते हैं। टिश्यू सिस्टम उससे भी ज्यादा बड़ा, ऑर्गन उससे भी ज्यादा बड़ा, मतलब इसमें कई टिश्यू का समूह होगा तब ऑर्गन, और कहीं ऑर्गन का समूह होगा तो ऑर्गन सिस्टम होगा, और तब जाकर के जीव बनता। तो हम लोगों के शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना। ये इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे सिस्टम हमारे शरीर के अंदर है। वो सारा सिस्टम जो बना हुआ है वो सब टिश्यू से मिलके ही बना हुआ है। उसी तरह से पेड़ पौधे में भी विभिन्न प्रकार के टिश्यू के मिलने से वहां भी विभिन्न प्रकार के ऑर्गन का निर्माण होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग ये समझ गए हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो सेल का समूह होता है, यानी कोशिकाओं का समूह होता है जो एक समान कार्य करता है या फंक्शन करता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा प्लांट और एनिमल के अंदर देखते हैं
तो प्लांट के अंदर जो होता है वो, चूंकि प्लांट का ज्यादा फंक्शन होता नहीं है, वो एक जगह अस्थिर होता है, इसलिए उसमें कुछ खास तरह की कोशिकाएं और टिश्यू उत्पन्न होते हैं। लेकिन एनिमल के अंदर, चूंकि एनिमल बहुत ज्यादा फंक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इसको काफी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए एनिमल के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो कुछ अलग प्रकृति के होते हैं और प्लांट के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो अलग प्रकृति के होते हैं। प्लांट का ज्यादा फंक्शन है नहीं, उसमें केवल भोजन निर्माण करना और जल और खनिज लवण का एब्जॉर्बेशन करना, ठीक है, ये सारा काम प्लांट्स में होते हैं, जिसके कारण कि उसमें कुछ अलग तरीके का टिश्यू होते हैं और एनिमल शरीर में अलग अलग तरीके के टिश्यू होते हैं। और क्या होते हैं एनिमल का टिश्यू वो बताएंगे, और प्लांट में कौन कौन से टिश्यू होते हैं वो भी हम बताएंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में क्या क्या है। तो जैसा कि हम बताए कि वो अलग तरीके के होते हैं और प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। अच्छा, इसके टिश्यू जो होते हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ करने वाले होते हैं प्लांट के। वो किसी खास जगह, प्लांट के किसी खास जगह में खास प्रकार के सेल्स होते हैं जो डिवीजन करते हैं, कुछ सेल डिवीजन नहीं करते हैं और कुछ करते हैं तो जीवन पर्यंत तक करते हैं। परंतु हमारे शरीर के अंदर जो सारा सेल्स होते हैं या सारा हमारा जो टिश्यू होते हैं वो एक निश्चित समय तक ही ग्रोथ होते हैं और उसका डिवीजन भी होता है। तो ये भी हम लोग दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। अब हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा डिटेल अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू के बारे में देखिए, प्लांट टिश्यू जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। पहला जो हुआ वो हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ध्यान दीजिए अच्छा से, इसको हिंदी में हम लिख देंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, क्लियर, परमानेंट टिश्यू और इधर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वही होते हैं जो विभाजन करते हैं या जिसमें विभाजन की क्षमता होती है, इसको हम विभाज्य ऊतक कहते हैं, विभाज्य ऊतक, क्लियर। और इसको कहते हैं अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक। तो दोनों समझ में आ गया कि ये है विभाज्य ऊतक। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें विभाजन की क्षमता होती है, मतलब इसके जो कोशिकाएं होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं, वो हमेशा विभाजित होते रहते हैं, ठीक है। ये हमेशा एक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं करने का मतलब हमेशा सक्रिय होते हैं, विभाजन करने के लिए हमेशा सक्रिय होते हैं, क्लियर है। अच्छा, इसकी कोशिकाएं जो होते हैं वो वैक्यूल्स रहित होते हैं, अर्थात रिक्तिका रहित होते हैं, रिक्तिका इसमें नहीं पाए जाते हैं, रिक्तिका विहीन होते हैं। अच्छा, इसको हम कह सकते हैं नॉट फाउंड वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इसमें, वैक्यूल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, नॉट फाउंड वैक्यूल्स। तीसरा क्या है? इसमें साइटोप्लाज्म सघन होते हैं, मतलब कोशिका द्रव्य सघन होते हैं, कोशिका द्रव्य सघन होते हैं। सघन मतलब डेंस, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? डेंस होते हैं। इस तरह से देखें तो इसका क्या हुआ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, क्लियर। अस्थायी ऊतक जो होते हैं ये जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। तो अभी हम देखें, इसमें ये सक्रिय होते हैं और इसमें विभाजन की क्षमता होती है। एक और पॉइंट हम लिख देते हैं, इसमें विभाजन की क्षमता होती है, अर्थात इसमें विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता। हालांकि ये पहला पॉइंट है, विभाजन की क्षमता होती है, तो बार बार हम बता रहे हैं क्षमता होती है, यानी डिविजिबल होता है, डिविजिबल। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डिवीजन टेक्स प्लेस, अर्थात डिविजिबल होते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होगी, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होगी, नहीं होगी। ये विशेषता किसका बोलिए? परमानेंट टिश्यू का। दूसरा क्या है? यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा
से उत्पन्न होते हैं। अब कहिएगा ये कैसे हुआ? तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले विभाजन करते हैं, उसके बाद जो नीचे चले आते हैं, अर्थात जो ऊपरी भाग होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। अर्थात ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है। और इसमें कोशिका के वैक्यूल्स इसमें हो सकते हैं। इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती है, रिक्तिकाएं पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि वैक्यूल्स प्रजेंट, यानी इसमें वैक्यूल्स उपस्थित होते हैं। क्लियर हो गया? इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती है। अच्छा, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अंतरकोशिकीय स्थान हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्लियर? हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं इसमें, यानी इसमें इंटरसेलुलर स्पेस हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर? तो इसमें भी बहुत सारा है विशेषता, तो फिलहाल इतना हम लोग अंतर के रूप में हम लोग देख लेते हैं। तो ये दोनों हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? अब हम थोड़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का विशेष चर्चा करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। क्लियर? एक होते हैं एपिकल मेरिस्टेम। देखिए, मेरिस्टेमेटिक को मेरिस्टेम भी बोलते हैं, मेरिस्टेम। ठीक है। दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं उसको शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहते हैं। क्लियर? लेटरल को कहते हैं पार्श्व विभाज्य ऊतक, और इसको कहते हैं अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। क्लियर? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिए। अब ये कहां पे होते हैं, थोड़ा सा चित्र में देख लीजिए। मान लीजिए कि ये पेड़ पौधा का कोई पार्ट है, तो एपिकल का मतलब होता है शीर्ष। तो यहाँ पे जो सेल्स पाए जाएंगे वो होगा एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि ये शीर्ष भागों में पाए जाते हैं। देखिएगा, तना के शीर्ष भाग या फिर जड़ के शीर्ष भाग, है ना, जहां भी शीर्ष भाग होगा यानी ऊपरी भाग जो होगा वहां पे एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। और दूसरा देखिए लेटरल मेरिस्टेम, ये पार्श्व भागों में होते हैं। पार्श्व मतलब होता है साइड वाला भाग। तो ये जो साइड वाला भाग है, इस साइड वाला भाग में पाया जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। तो निश्चित रूप से जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, ये पौधे के पार्श्व भागों में पाया जाता है, जो उसका मोटाई को बढ़ाता है। और एपिकल मेरिस्टेम चूंकि ऊपर भाग में पाया जाता है, ये इसलिए ये लेंथ बढ़ाने के लिए जिम्मेवार होता है, अर्थात लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेवार होता है, लेंथ बढ़ाने के लिए वो होता है एपिकल मेरिस्टेम। और ये चूंकि लेटरल चौड़ाई बढ़ाने के लिए होता है, इसको ब्रीड्थ हम बोल सकते हैं, ब्रीड्थ। तो ब्रीड्थ जो बढ़ाता है वो है लेटरल मेरिस्टेम। और एक और है इंटरकैलरी, जैसे जहां पे गांठ होते हैं, जहां से ये शाखाएं निकलते हैं, वो जो पार्ट है जिसको नोड कहते हैं, ये पार्ट को हम नोड कहते हैं। तो जो नोड रीजन है यानी पर्व कहते हैं, पर्व संधि, हिंदी में कहेंगे तो पर्व संधि। तो पर्व संधि वाले भाग में जो टिश्यू पाए जाते हैं, इस टिश्यू को ही हम कहते हैं इंटरकैलरी कहते हैं। ठीक है, जो कि शाखाओं का निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं या मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब थोड़ा सा देखते हैं
कि इसका फंक्शन क्या क्या है, तो देख लीजिए जल्दी से। एपिकल मेरिस्टेम का पोजीशन कहाँ है, ये पेड़ पौधे के शीर्ष भागों में, तना के शीर्ष भाग या जड़ों के शीर्ष भागों में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो ये लेंथ को बढ़ाने में मदद करता है, लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, जो कि पेड़ पौधे के पार्श्व भागों में पाए जाते हैं, और इसका काम क्या है, उसके मोटाई में वृद्धि करना, यानी जो पेड़ पौधे का मोटाई बढ़ते चला जाता है वो मोटाई इसी के कारण बढ़ता है। इसके कारण एनुअल रिंग का भी निर्माण होता है, और जितना एनुअल रिंग का मतलब वो कैम्बियम जो होता है पेड़ पौधे के अंदर, कैम्बियम एक रचना होता है, वो कैम्बियम जितना ज्यादा डिवाइड करेगा उसका मोटाई उतना ही ज्यादा होते चला जाएगा। इसलिए पुराने पेड़ पौधे में हम लोग एनुअल रिंग देख करके पता कर सकते हैं कि ये पेड़ पौधा कितना पुराना है, क्योंकि वो रिंग जितना ज्यादा बनेगा वो पेड़ पौधा उतना ही पुराना होगा। तो आखिर ये कैम्बियम जो बनता है वो हमारा कौन बनाता है, तो लेटरल मेरिस्टेम बनाता है। और इसी तरह से इंटरकैलरी जो होता है वो हमारा नोड के अंदर पाया जाता है, परसंधि के अंदर पाया जाता है, जो कि क्या करता है, शाखाओं के निर्माण में या फिर शाखा से जो पत्तियां कलियां ये सब निकलते हैं उसके निर्माण में सहायक होते हैं। तो इस तरह से हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पूरी तरह से जानकारी हम कर लिए हैं, एक एक पार्ट का पढ़ लिए और उसका जानकारी भी कर लिए। अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिए हैं, अब आते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू जब देखेंगे, चूंकि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि वनस्पति ऊतक के दो भाग, एक विभाज्य ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। तो अब जो है परमानेंट टिश्यू, चले आइए परमानेंट टिश्यू, ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, अस्थायी ऊतक। अब देखिए परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि वे ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होते हैं उसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति कहां से होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होता है। अब देखिए परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये मुख्य रूप से ये भी दो भागों में बटे होते हैं, क्लियर। पहला भाग जो है वो है, देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा भाग जो होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को हिंदी में अगर कहें तो ये साधारण अस्थायी ऊतक, क्लियर, और दूसरा हो जाएगा असाधारण, नहीं, इसको कहेंगे जटिल अस्थायी ऊतक, क्लियर है। तो ये दो प्रकार के ऊतक हो गए। अब जो साधारण अस्थायी ऊतक है इसका हम पहले पार्ट बताते हैं। इसका 3 पार्ट होते हैं, इसके बारे में फिर पढ़ेंगे, अभी हम पार्ट बता दे रहे हैं। देखिए पहला पार्ट जो होता है वो है पेरेनकाइमा, ठीक है, पेरेनकाइमा। दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। अब ध्यान दीजिए, पेरेनकाइमा को कहते हैं, पेरेनकाइमा को मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा को स्थूल कोण ऊतक, ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ कोण ऊतक, क्लियर। तो मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ कोण ऊतक, ये 3 प्रकार के इसके ऊतक होते हैं, साधारण अस्थायी ऊतक। और जटिल ऊतक का 2 ही पार्ट होते हैं, याद रखिए, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो जाइलम जो होता है और फ्लोएम जो होता है इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, अभी पहले थोड़ा सा देख लें साधारण अस्थायी ऊतक के बारे में। तो साधारण अस्थायी ऊतक आखिर है क्या,
देखिए ये दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतर है क्या। साधारण अस्थायी ऊतक जो होते हैं इसमें कोशिकाओं का जो आकृति प्रकृति होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, यानी समान कोशिकाओं के द्वारा गठित होते हैं, समान आकार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसको साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। परंतु विभाजन की क्षमता इसमें भी नहीं होती। और जटिल अस्थायी ऊतक में क्या होते हैं कि ये कोशिकाएं अलग अलग होते हैं और उसका ग्रुप होते हैं, परंतु कार्य इसका एक ही होता है, यानी फंक्शन एक ही तरह के होते हैं, इसलिए इसको हम जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिकाएं डिफरेंस आकृति प्रकृति के होते हैं, अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देख लीजिए साधारण अस्थायी ऊतक। तो साधारण अस्थायी ऊतक में सबसे पहले हम उठाते हैं मृदु ऊतक, जिसको कि परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू का जिसको पैरेनकाइमा कहते हैं उसको पहले उठाते हैं, पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा क्या है सो देखिए, पैरेनकाइमा जो होते हैं ये साधारण कोशिकाएं होते हैं और इसका जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, यानी इस तरह की कोशिकाएं होती है, इसका कोशिका भित्ति पतली होती है और बीच बीच में इसमें अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये पैरेनकाइमा का सेल है या ऊतक है। तो पैरेनकाइमा का सेल कैसा होता है, तो साधारण होते हैं, केंद्रक युक्त होते हैं, केंद्रक इसमें उपस्थित होते हैं, यहीं पे देख लीजिए, और बीच बीच में देखिए इसमें गैप है, यानी अंतःकोशिकीय स्थान। तो पहला क्या है, अंतःकोशिकीय स्थान का मिलना, कोशिकीय स्थान पाया जाता है। अगर अंग्रेजी में कहें तो इसको कहेंगे हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस, केंद्रक उपस्थित होते हैं। अच्छा, सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल उपस्थित होते हैं, ठीक है, और समान आकार प्रकार के होते हैं, आकृति समान होते हैं, कोशिकाओं की आकृति समान होती है। ये तो उसमें है ही, कोशिकाओं की आकृति समान होती है, कोशिका की आकृति समान होते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पैरेनकाइमा का ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब याद रखिए पैरेनकाइमा जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के हम मान सकते हैं, ठीक है। एक का नाम है क्लोरेनकाइमा, देखिए क्लोरेनकाइमा, और दूसरा को कहते हैं एरेनकाइमा। अब इन दोनों में अंतर क्या है सो देखिए। क्लोरेनकाइमा मतलब अगर पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं, तो इस तरह से अगर क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित होते हैं तो इसका नाम हो जाता है क्लोरेनकाइमा, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि हरा रंग जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और दूसरा है एरेनकाइमा, जिसमें हवा भरी हुई होती है। ये क्या करता है, खास करके जो जलीय पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्तियों में या उसके तना में एरेनकाइमा पाए जाते हैं, ताकि वो पानी के ऊपर तैरते रहे। तो पानी के ऊपर तैरते रहने के लिए उसमें एयर जरूरी है, इसलिए वैसे पैरेनकाइमा जिसमें एयर उपस्थित हो या जिसमें वायु पाए जाते हैं उसी को हम कहते हैं एरेनकाइमा। तो इस तरह से क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा दो प्रकार के होते हैं पैरेनकाइमा, ठीक है। ये ज्यादातर कहाँ मिलता है तो एपिडर्मिस में मिलता है। अगर पेड़ पौधा में हम देखें तो एपिडर्मिस में मिलता है। एपिडर्मिस यानी पेड़ पौधे को अगर हम कटिंग करें, उसका तना को या उसकी पत्तियां को या उसके जड़ को, तो सबसे ऊपर जो कोशिकाएं होते हैं वो पैरेनकाइमा का ही कोशिकाएं होते हैं। इस तरह से देखिए, है ना, इस तरह से पैरेनकाइमा का सेल्स यहाँ दिखाई देते हैं, इसको एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस। अच्छा, कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं होते हैं, एपिडर्मिस के बाद होते हैं कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स में भी इसकी संख्या होते हैं। और पीठ जो बीच में होते हैं इसको पीठ कहते हैं, पीठ। तो पीठ में भी क्या पाया जाता है तो पैरेनकाइमा पाए जाते हैं, मृदु ऊतक पाए जाते हैं, या जिसको कहते हैं पैरेनकाइमा, ये पाए जाते हैं। ये खास करके प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्योंकि ये बाहर का आवरण बनाता है, इसलिए प्रोटेक्शन करता है। लीफ में क्या होता है, देखिए लीफ में जो पैरेनकाइमा होता है इसमें दो गार्ड सेल होते हैं। चूंकि लीफ का जो है बीच बीच में छिद्र होता है जिसको अस्टोमेटा कहते हैं, तो अस्टोमेटा के अगल बगल में जो कोशिकाएं होते हैं उसको गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है।
और ये इसके बीच में एक खाली स्थान होते हैं जिसको पोर कहते हैं, अस्टोमेटल पोर कहते हैं, और ये जो रचना है इसको अस्टोमेटा कहते हैं, अस्टोमेटा। तो अस्टोमेटा इसमें इसलिए होते हैं क्योंकि गैसों के एक्सचेंज करने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा के अंदर ग्रहण होते हैं और जो ऑक्सीजन पेड़ पौधे के अंदर बनते हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो उसको निकलने और ग्रहण करने के लिए एक छिद्र पाए जाते हैं जिसको अस्टोमेटा कहते हैं, वो भी बाहरी आवरण में ही होते हैं, एपिडर्मिस में भी होते हैं, जिसको कि हम गार्ड सेल भी कहते हैं ये दोनों को। और इसका एयर, इसके अंदर जो जल का कमी होता है तो वो सिकुड़ जाते हैं, और इसमें अगर जल अधिक मात्रा में होते हैं, है ना, तब ये फूल जाते हैं, सिकुड़ते हैं, तो उस समय उसका छिद्र खुल जाते हैं जैसे दिन के समय में, और उससे आवागमन होते रहते हैं गैसों का। तो इस तरह से गार्ड सेल के अंदर भी पेरेन्काइमा ही पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम पेरेन्काइमा के बारे में अच्छी तरह से समझ गए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ गए, इसका फंक्शन भी समझ गए, प्रोटेक्शन का फंक्शन है ना। उसके बाद स्टोरेज का फंक्शन है क्योंकि ये भोजन को स्टोर भी करता है ना। और कभी कभी ट्रांसलोकेशन का भी इसका फंक्शन होता है कि कुछ पदार्थों का, मिनरल साल्ट्स या वाटर, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित भी करने का काम करता है, परंतु ऊपर नीचे नहीं, बल्कि ये लेटरल साइड में ट्रांसलोकेशन का काम करता है। तो इस तरह से हम इसका फंक्शन भी समझ गए। क्लियर है? अब चले आते हैं पेरेन्काइमा के बाद कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा के बारे में समझिए कि कोलेनकाइमा है क्या। तो इस तरह से अब चले आते हैं कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा क्या है देख लीजिए ध्यान से। कोलेनकाइमा, अब इसमें क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें अंतरकोशिकीय स्थान होता है लेकिन कम होता है, यानी अंतरकोशिकीय स्थान कम होता है, अंतरकोशिकीय स्थान कम होता है ना। अच्छा, इसके कोशिकाओं के किनारे वाला भाग मोटी होती है जिसमें सेलुलोज इकट्ठा होते हैं, मोटी होती है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। अगर इसमें क्लोरोफिल होता है तो ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट युक्त कोलेनकाइमा फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट धारण करने वाले जो कोलेनकाइमा होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। क्लियर? ये कहां पाए जाते हैं? तो एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, यह एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। ये और क्या करते हैं, ये प्लांट को लचीला बनाते हैं, यह पौधे को लचीला बनाते हैं, जिसके कारण कि टूटता नहीं है। जब हम लोग तना को तोड़ने जाते हैं तो मुड़ जाता है परंतु टूटता नहीं है, तो इसका कारण क्या है, ये लचीला बनाता है और स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है। तो इस तरह से इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स कोलेनकाइमा का। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका होता कैसे। ये है देखिए कोलेनकाइमा, तो इसमें गैप बहुत कम होता है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है इसमें, और जहां गैप होता है उसी जगह सेलुलोज इसका क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो इस तरह से देख लीजिए ये कोलेनकाइमा है, तो यही है कोलेनकाइमा का सेल। तो यहाँ पे देखिए बहुत दूर दूर, ये देखिए ये पेरेन्काइमा का है, इसमें बीच बीच में गैप था, इसमें गैप थोड़ा कम है, और कम अगर है भी तो उसमें क्या है, सेलुलोज जमा हुआ है। तो इस तरह से वो ठीक होता है किनारे किनारे पर, इसको हम कोलेनकाइमा कहते हैं। और ये जो होते हैं ये कोशिकाएं जीवित होती है और ये भी कोशिकाएं जीवित होती है, परंतु इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ऐसा नहीं कि विभाजन की क्षमता नहीं है तो मृत होता है, ऐसा नहीं, ये दोनों जीवित होते हैं। पेरेन्काइमा भी जीवित होते हैं और कोलेनकाइमा भी जीवित होते हैं, परंतु इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, परंतु ये जीवित होते हैं। तो इस तरह से हम कोलेनकाइमा देख लिए हैं, कहां कहां पे पाए जाते हैं। जैसा कि हम बताए एपिडर्मिस के नीचे, उसको हाइपोडर्मिस कहता है। कहां पाया जाता है, तो हाइपोडर्मिस में पाया जाता है, हाइपोडर्मिस। क्लियर?
तो हाइपोडर्मिस में पाया जाता है। वो कहाँ होता है, देखिए ये एपिडर्मिस है, तना को अगर हम काटेंगे तो इसी जगह हाइपोडर्मिस का सेल होगा। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे ही हाइपोडर्मिस होता है और यहीं पे होता है कोलेनकाइमा। क्लियर, चारों ओर होता है ऊपर से। तो इस तरह से हम रचना देख लिए हैं कोलेनकाइमा का। अब चले आते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अब जो साधारण ऊतक है, तो साधारण ऊतक जिसको कि हम सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं, उसका तीसरा पार्ट है स्क्लेरेनकाइमा, जिसको कि हम दृढ़कोण ऊतक भी कहते हैं, जैसा कि हम पहले भी लिख चुके हैं, दृढ़कोण ऊतक। ठीक है, तो आप देखिए दृढ़कोण ऊतक आखिर है क्या। ये जो होते हैं ये मृत कोशिकाएं होते हैं। देखिए ध्यान रखिए कि इसी में एक मृत कोशिकाएं होते हैं और ये इस तरह की कोशिकाएं देखने को मिलते हैं। इस तरह से कोशिकाएं इसका देखने को मिलते हैं और बीच बीच में इसका जो है लिग्निन जमा होता है और लिग्निन जमा होने के कारण ये क्या होता है, बहुत ही हार्ड होते हैं। यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये पहला होता है कि निर्जीव है, नॉन लिविंग है, निर्जीव कोशिका है। ठीक है, और ये रिजिड होता है यानी कठोर होता है, कठोर होता है। तीसरा लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन एक सब्सटेंस है जो कठोरता प्रदान करता है, तो लिग्निन पाया जाता है। क्लियर, और लिग्निन पाए जाने के कारण ये हार्ड होता है और इसलिए तब ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है। यह क्या करता है, तो यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। अब ये जो यांत्रिक शक्ति प्रदान का बात हुआ, प्रदान करता है या कठोर उत्पन्न होता है, ये आखिर मिलता कहाँ है। तो देखिए नारियल का जो हम छिलका देखते हैं, तो नारियल का जो छिलका है जो रेशा रेशा के समान होते हैं, वो सारा क्या होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा ही होते हैं। बीज का जो ऊपरी कवच होता है, बीज के अंदर तो भ्रूण होते हैं, भ्रूणकोष होते हैं, लेकिन इसका जो ऊपर कवच जो हार्ड होते हैं, जैसे हम लोग करेला का बीज देखे हैं उसको खाए हैं, या फिर आम का बीज देखे हैं तो उसका ऊपर का जो गुठली है, तो ऊपर का जो लेयर है, ये सारा लेयर जो होते हैं ये इसी का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। इस तरह से ये निर्जीव कोशिकाएं होते हैं, कठोर होते हैं, लिग्निन जमा होते हैं इसमें, और ये यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करते हैं या मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं जो काफी मजबूत होते हैं, तो वो लिग्निन जमा होने के कारण या स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होने के कारण ही वो काफी मजबूत होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं और फंक्शन भी देख लिए हैं। ये यांत्रिक सहायता करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, अर्थात ये फंक्शन में अगर हम दोनों देखें तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है, यानी यह सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता यानी प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो इस तरह से स्क्लेरेनकाइमा के अंदर हम देख लिए, इसकी कोशिकाओं का समूह भी देख लिए। अब चले आते हैं हम लोग जटिल ऊतक, जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो प्लांट का जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें हम दो बताए थे, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में हम क्या बताए थे, ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ये विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का समूह होता है। तो पहला क्या है, जाइलम, और दूसरा क्या है, फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम में क्या है और फ्लोएम में क्या है, सो देख लीजिए। इसका जो है वो 4 पार्ट इसका भी होते हैं और इसका भी कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, और दोनों को हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को दोनों मिला के हम वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, क्योंकि वेस्कुलर बंडल का मतलब ये होता है कि संवहन ऊतक, यानी किसी भी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने वाले जो ऊतक होते हैं उसी को हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू। और जाइलम और फ्लोएम दोनों मिला के वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, इसलिए इसको वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, ट्रेकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं। अच्छा, वेसल्स को ट्रेकिया भी कहते हैं, ट्रेकिया, ठीक है। और जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, ध्यान दीजिएगा, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, अच्छा से देख लीजिए।
और फ्लोएम का जो भाग होता है वो क्या क्या होता है वो देख लीजिए। फ्लोएम का होता है सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, तीसरा होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। देख लीजिए एक बार अच्छा से। तो ये पार्ट अच्छा से याद रखना होगा, जाइलम में क्या क्या है और फ्लोएम में क्या क्या है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। क्लियर? अब देखिए इसका रचना कैसा होता है वो देख लीजिए। ट्रेकिया और ट्रेकिड्स दोनों का रचना बिल्कुल ट्यूब नुमा होता है। तो ट्यूब नुमा रचना जो होते हैं सेल्स का वो होते हैं वेसल्स का, और ट्रेकिया का थोड़ा सा दोनों साइड नुकीला होते हैं, इस तरह से इसका रचना होते हैं, और ये भी नली नुमा रचना होते हैं। तो जो दोनों ललाकार रचना है परंतु अलग अलग थोड़ा आकृति प्रकृति के होते हैं, इसको हम ट्रेकिड्स कहते हैं। और जाइलम पेरेन्काइमा वो तो अपना पेरेन्काइमा का ही आकृति का होता है क्योंकि वो पेरेन्काइमा है। और जाइलम फाइबर ये ज्यादातर क्या होता है स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, इसलिए ये स्क्लेरेन्काइमेटस होता है और ये निर्जीव भी होता है। अब देखिए ध्यान से कि इसमें एक लिविंग होता है, वो है जाइलम पेरेन्काइमा, लिविंग होता है, और बाकी सब डाइड होता है। तो ध्यान रखिएगा बाकी सब मरा हुआ होता है या मृत होता है। तो ये क्या है मृत, ये क्या है मृत, ये क्या है मृत और ये जीवित। तो अब हम बोलते हैं कि ये मृत कोशिकाओं का ही समूह होते हैं। अब इसका पहचान तो समझ में आ गया। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, ये स्टोरेज का काम करता है, और अगर साइड में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है मतलब स्थानांतरण का काम होता है तो साइड में करता है, और ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, यानी ये स्टोरेज का काम करेगा। स्टोरेज माने खाद्य पदार्थों का संग्रह, स्टोरेज का काम ये। अच्छा ये ट्रांसलोकेशन नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे एसेंट ऑफ शेप। याद रखिएगा इसका एक नया वर्ड आ गया है एसेंट ऑफ शेप। ठीक है, एसेंट ऑफ शेप क्या है ध्यान रखिए। एसेंट ऑफ शेप मतलब होता है कि खनिज पदार्थों का और जल का जड़ से पत्ती तक पहुंचाना, है ना। तो खनिज लवण जल को जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का काम ये क्या कौन करता है, ट्रेकिया और ट्रेकिड्स, ये दोनों मिलकर के ये दोनों का काम को संपन्न करते हैं मुख्य रूप से। इसलिए हम जाइलम का मेन फंक्शन यही बोलते हैं कि यह जड़ों से खनिज पदार्थ तथा जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं या ऊपरी हिस्सों में पहुंचा देते हैं। क्लियर? सबका रचना भी देख लिए, सबका फंक्शन भी देख लिए। अब चले आते हैं फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब कैसा होता है देखिए, सीव ट्यूब भी ट्यूब नुमा रचना भी है, ये भी इस तरह से ट्यूब नुमा रचना होता है। इसको सीव प्लेट भी कहते हैं, सीव प्लेट। और इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको सीव पोर भी कहते हैं, सीव पोर कहते हैं। ठीक है, तो और इसके बगल में जो रचना है यही है इसका कंपेनियन सेल, जो कि इस तरह से इसको सहायता करता है, इसको पहुंचाता है, यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। और इसके बाद जो होता है वो होता है इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा, जो कि भोजन को स्टोर करता है। ठीक है, और इस तरह से इसमें फाइबर भी उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से फ्लोएम फाइबर भी उपस्थित होते हैं। अब ध्यान रखिए कि इसमें सारा जीवित होते हैं लेकिन एक ही मृत होते हैं। वो मृत कौन होते हैं, फ्लोएम फाइबर, ये होते हैं मृत। ये सब क्या होता है, लिविंग, ये भी लिविंग, ये भी लिविंग। तो इसलिए इसको लिविंग सेल्स भी बोलते हैं या लिविंग टिश्यू भी बोलते हैं फ्लोएम को। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये पत्ती के अंदर बने हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि जो हरे भाग होते हैं वहीं पे फोटोसिंथेसिस होते हैं, वहीं पे भोजन बनते हैं। वही भोजन को वो क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, जिसमें कि प्रमुख कार्य किसका है, तो सीव ट्यूब का है। जहां छिद्र होते हैं उसी छिद्र से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करता है। और कंपेनियन सेल क्या करता है, इसको हेल्प करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। और फ्लोएम पेरेन्काइमा भोजन को स्टोर करता है, या फिर साइड वाला भाग में वो भी कुछ न कुछ भोज्य पदार्थों का ट्रांसलोकेशन करता है। और फाइबर जो है ये इसका यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, यानी इसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इस तरह से हम
प्लांट का जो उत्तक का चैप्टर है इसको हम पूरी तरह से संक्षेप में हम लोग पढ़ लिए हैं सारा पॉइंट के साथ। तो ध्यान रखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए। ये आपका टिश्यू चैप्टर प्लांट का खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर टिश्यू का सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें कि एनिमल टिश्यू के बारे में पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे। आज प्लांट सेल कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो नया है वो सब्सक्राइब करिए और जो पुराना है उसको करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें बटन ही लाल बटन नहीं आएगा, इसलिए उसको करने का जरूरत नहीं है। करना किसको है, तो जो नए नए देखने वाले हैं उसको सब्सक्राइब कर देना है और शेयर भी कर देना है, ताकि अन्य स्टूडेंट इसको देखकर लाभ उठा सके। थैंक यू।